नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज एक और बार एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाएंगे और वो है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसकी बातें पिछले कई सालों से हो रही है। लेकिन कल एक ऐसा दिन रहा जब यूसीसी उत्तराखंड में इतिहास और कानून बन गया। पहला राज्य ऐसा है देश का जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया गया है और ये भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है। और ऐसे में अब ये बात चल पड़ी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जहां जहां रूल कर रही है उन सभी राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने में जो भी दिक्कतें आ रही थी उस पर लगातार काम हो रहा है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्या आखिरकार देश में जरूरत है कि नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसा एक नियम है, एक ऐसा कानून बनेगा जिससे हम सबको अफेक्ट होगा और हम सब उसके दायरे में आएंगे। आज उसी पर चर्चा होगी और हमारे मेहमानों के साथ हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये कोड है क्या और ये कोड लागू होने से क्या क्या बदलाव होंगे। कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले उनसे आपको मिलवा देते हैं और फिर चर्चा और सवाल जवाब के इस दौर को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, इस मुद्दे पर यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्नेहल जोशी जुड़े हैं। स्नेहल भाई, स्वागत है चर्चा में। पॉलिटिकल लीडर के रूप में हमारे साथ दानिश कुरैशी जी जुड़े हैं। दानिश भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में ज्योति पटेल जुड़ी हैं। ज्योति जी, आपका भी चर्चा में स्वागत है। नमस्कार जी। सबसे पहले 2-2 मिनट आप सभी मेहमानों के लिए कि यूसीसी के बारे में आपकी क्या राय है, आपकी पार्टी की क्या राय है, आपकी पर्सनल क्या राय है और क्या देश में इसे लागू करना चाहिए। 2 मिनट। और उसके बाद मेरे मन में जो सवाल है, दर्शकों के मन में जो सवाल हो सकते हैं, वो सारे हम लेंगे। स्नेहल भाई, सबसे पहले आपसे शुरू करूंगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने राज्य में इसे लागू कर दिया है और अब इसे कानून बना दिया है उत्तराखंड में। स्नेहल भाई, क्या कहेंगे? भारत के संविधान के अंदर जो आर्टिकल नंबर 44 है वो कह रहा है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि हर एक जो सिटीजन है, भारत देश का नागरिक है, उसकी जाति धर्म समुदाय जो भी है, पर उसको जो भी कानून लागू होंगे वो एक समान लागू होंगे, एक समानता होगी। और इसमें खास करके एक तो मैरिज एंड डिवोर्स है, इनहेरिटेंस, फिर प्रॉपर्टी के जो राइट्स है उसमें भी बेटा बेटी जो भी अधिकार है वो इक्वालिटी से हो गए। एडॉप्शन और मेंटेनेंस एंड सपोर्ट, ये सभी चीज में एक प्रकार के कानून लागू होना बहुत ही जरूरी है। और मुझे लगता है कि इससे भारत की एकता अखंडता में बहुत ही दृढ़ता बढ़ेगी। जी। चलिए, यूसीसी लागू होने से भारत में एकता बढ़ेगी, ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। दानिश भाई के पास चलूंगी। दानिश भाई, आप क्या मानते हैं, यूसीसी की क्या देश में जरूरत है? क्या इससे हमारे जो धर्म है, अलग अलग समुदाय हैं जो अपने अपने नियम कानून का पालन करते हैं, क्या उनके हक पर, अधिकार पर और उनके लिए जो कानून बने हैं उसका कहीं उल्लंघन हो रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि दिस इज यूनिफॉर्म सिविल कोड इज टोटली कोलैप्स्ड। क्यों मैं आपको कहूँ? क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड के माने, जब आप ये कहते हैं कि यूनिफॉर्मिटी की बात जब आप कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्मिटी में तो आप ट्राइबल आपके पास नहीं है। आप देखिएगा, अगर ट्राइबल्स के मामले में आपने उनको बाहर करके रखा है, तो फिर ये यूनिफॉर्म कहाँ होगा? फिर दूसरे नंबर की बात कि सबसे पहले तो यूनिफॉर्म नहीं है, ये सिर्फ इनका एक शगुफा है, एक प्रोपेगेंडा है यूनिफॉर्मिटी के नाम पर, कहीं ना कहीं मुसलमानों को अप्रेस करने की पॉलिटिक्स को। मैं ये कह रहा हूँ कि यूनिफॉर्मिटी के नाम पर आर्टिकल 341 में, जिसका के जिक्र नरेंद्र मोदी जी कई बार कर चुके हैं कि भाई पसमानदा मुसलमान जो हैं उनके हक हुकूक, जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार के वक्त में एक प्रेसिडेंशियरी ऑर्डर पास किया गया और उसमें आर्टिकल 341 के मातहत मुसलमानों को बाहर निकाल दिया गया। अगर मैं ये कहता हूँ कि यूनिफॉर्मिटी की आप बात कर रहे हैं, तो आप करिए ना। दानिश कुरैशी भी फिर कहीं जाकर ऐसी सीट के ऊपर चुनाव लड़ सकेगा। तो ये जो राजनीति आप कर रहे हैं यूनिफॉर्मिटी के नाम पर, तो सबसे पहले तो आपका ये जो पूरा स्टैंड है ये डिस्क्लैरिफाई हो गया। रह गई बात कि ये जो शगुफा है, इसका फुग्गा फूटेगा। आप देखिएगा, हमने इस देश में नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में देखा कि नोटबंदी के नाम पर जो बातें कही गई थी कि पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी और आतंकवाद खत्म हो जाएगा, क्या आतंकवाद खत्म हो गया? क्या पाकिस्तान की कमर टूट गई? हालात तो ये हुए कि जो 2000 का नोट
डिमोनेटाइजेशन के नाम पर लाया गया था, आज वो नदारत है। मतलब बिल्कुल चुपचाप खामोशी के साथ में वो तमाम नोट विड्रॉ कर लिए गए। तो आप कहिए ना, मोदी जी तो ये कहते थे कि सिर्फ 50 दिन दीजिए, आप जिस चौराहे पे बुलाएंगे। हम तो कई बार कह चुके कि मोदी जी आप आइए, कौन से चौराहे पे आ रहे हैं, कम से कम एक बार आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन नहीं मिले। यही सिचुएशन आपको उत्तराखंड में दिखाई पड़ेगी। क्यों दिखाई पड़ेगी आपको बताऊं, क्योंकि अब जो है लीगल पैरामीटर जब शुरू होंगे और राइट का वायलेशन होगा तो दानिश कुरैशी के हक हुकूक अलग और मयूरिका जी के हक हुकूक अलग होंगे। तो ये मामले जाएंगे अदालतों में और अदालतों का बर्डन बढ़ेगा लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक। ये आपको देखने मिलेगा। स्नेहल भाई को जोड़ना चाह रहे हैं, स्नेहल जी क्या कह रहे हैं, फिर मैं ज्योति जी के पास चलती हूँ। स्नेहल जी क्या जोड़ना चाह रहे हैं इसमें? मेरा वही था कि अभी जो भी बात है वो नोटबंदी वगैरह विषय से अलग न जाकर हम जिसकी बात करें उस पर करें। तो खैर ठीक है, भाई साहब ने बात कर दी, आप प्लीज आगे बढ़ाइए। देखिए, मैं आपको वही कहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी का यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम के लेकर के एजेंडा रहा है। और आप जब एजेंडे की बात करते हैं तो आपकी अच्छी और बुरी तमाम नीतियों की जिम्मेदारी आपकी खुद की होती है। नागरिक के तौर पे हमारा अधिकार है सवाल करना और वो हम पूछें। जी बिल्कुल, जब बड़े निर्णय जैसे यूसीसी जैसे बड़े निर्णय आप लेंगे तो पिछले जो बड़े निर्णय आपने लिए हैं उसकी समीक्षा तो होगी और उसके जवाब तो देने पड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी को, और आने वाले बहुत साल चुनौती भरे रह सकते हैं। मैं ज्योति जी के पास चलती हूँ, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और फॉलो करती हैं ये सारी चीजें। ज्योति जी क्या मानती हैं आप, देश को क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है? क्या हम हमारे अलग अलग धर्मों के जो नियम बनाए हुए हैं उसे एक दायरे में समेटेंगे तो क्या देश में एकता अखंडितता बढ़ेगी, देश में कानून व्यवस्था और सुचारू बनेगी? क्या हमारे देश में जो क्राइम हो रहे हैं क्या बंद हो जाएंगे? मयूरिका, अगर मैं सिर्फ आज के टॉपिक पे बात करूंगी तो यूसीसी के मामले में ऐसा है कि देखिए, क्राइम तो कोई बंद नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ, पूरी दुनिया में लगभग सारे देशों में धर्म के आधार पर अलग कानून कहीं नहीं है, क्योंकि वो जो सामाजिक देश जब कानून बनाता है तो वो अपनी सुरक्षा और एक सामाजिक समरसता बनी रहे उस हिसाब से बनाते हैं देश कानून। उस वक्त धर्म का कोई मुद्दा नहीं होता है, और यही बात बहुत सालों से मतलब डिमांड में रही थी अपनी भारत की नागरिकों के बीच में भी कि भाई ये धर्म के आधार पे ये जो अलग अलग कानून है वो नहीं होने चाहिए। और बात भी सही थी, क्योंकि जब खासकर अंतरधर्मीय जब शादियां होती है तो फिर दिक्कतें पेश आती हैं। अगर मैं बात करूं कि भाई जब मतलब कोई मुस्लिम कंट्री है तो वहां पर कोई, जब हिंदू माइनॉरिटी में है तो वहां पर कोई स्पेशल एक्ट नहीं बनाए जाते हैं। और अगर जैसे अमेरिका जैसे या कनाडा जैसे विकसित देशों में भी बहुत सारे लोग बसे हुए हैं, तो वो हिंदू भी है, मुस्लिम भी है और ईसाई तो खैर मेजोरिटी में है प्रदेशों में, लेकिन वहां जो कायदे बने जाते हैं तो वो उनको फॉलो करने होते हैं और वो करते हैं। तो ये एक तरह से समरसता लाने वाली बात तो बिल्कुल है, और खास करके महिलाओं को इसमें ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि महिलाओं से बहुत अन्याय रहे हैं। तो अब मैं आगे जब बात आएगी तब मैं ज्यादा डिटेलिंग में जाऊंगी कि किस तरह से इसमें महिलाओं को ज्यादा फायदे होंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो मैं भी मानती हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। जी दानिश जी, आप कुछ बात से असहमत लग रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ज्योति बहन पटेल ने जो बात कही है, उन्होंने दो बातों को मिक्स करने की कोशिश की। सबसे पहले एक बात आपको समझ लेनी पड़ेगी कि हमारे देश में, भारत देश के अंदर में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और अगर किसी इस्लामिक स्टेट की वो बात कर रही हैं तो इस्लामिक स्टेट का और सेक्युलर स्टेट का दोनों का विभाजन डिफरेंट है। और उसके बावजूद भी मैं ये कहता हूँ कि चॉइस जो है, स्टेट की चॉइस, आपको दुनिया के किसी भी कोने में जाना है तो आपके पास चॉइस है, क्या आप अमेरिका जाएं, लंदन जाएं, ब्रिटेन जाएं, या गल्फ में जाएं, यूएई में जाएं, सऊदी अरेबिया में जाएं, दुबई में जाएं, कहीं भी जाएं, तो ये आपकी चॉइस है। अब सवाल ये है कि कानून की बात की जाए तो मैं आपको ये कहूं कि अगर गल्फ कंट्री की या मुस्लिम कंट्रीज की भी बात की जाए तो वहां पर भी किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन क्योंकि उनके अपने रिचुअल्स और अपने कानून हैं तो इसके मुताबिक अपने 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 तरीके जिंदगी उनकी है। इसलिए ये कहना कि आप दो चीजों को जब कंपेयर करने जाती है ना ज्योति बहन, तो मुझे लगता है कि वो गैर मुनासिब है। हमारा देश जो है वो सेक्युलर स्टेट है, और सेक्युलर स्टेट में तमाम लोगों की समानता,
समानता, मैं आपको एक बात कह दूं कि समानता ये है कि आप हिंदू, मैं भी शायद आप बिलीव करती हो तो आप हिंदू हैं, ये भी समानता के साथ मैं एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं दानिश कुरैशी हूं, ये भी समानता के साथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये दो चीजें समान नहीं हो सकती। अगर फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर आप हिंदू हैं तो आप हिंदू ही रहेंगी, मैं मुसलमान हूं तो मैं मुसलमान ही रहूंगा, तो उसमें समानता नहीं हो सकती। तो जहां डिफरेंस, जब कानूनी प्रावधान के साथ में डिफरेंसेस के साथ जब आपको ग्राउंड मिलता है, इसका नाम है सेक्युलरिज्म। और उसके मामले में अगर आप ये कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो मैं ये कहता हूं कि क्या उत्तराखंड में क्या बोलते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट क्या खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। और यही चीजें ट्राइबल के मामलों को लेकर के आगे चल के कॉन्ट्राडिक्टरी आएंगी। जैसा कि बहन ने कहा कि भाई इंटरफेथ मैरिज में मैं आपको यही कह रहा हूं कि कोई अगर हिंदू महिला या पुरुष किसी ट्राइबल के साथ में अगर शादी करेगा तो फिर कहां जाके खड़ा रहेगा मामला? इन्हीं चीजों को मैं निशानदेह कर रहा हूं कि लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक नंबर ऑफ केसेस में बर्डन बढ़ने वाले हैं। और महज एक शगुफा जो भारतीय जनता पार्टी का है, ये आपके सामने फुग्गा फूटेगा, आप देखिएगा, जो हमने नोटबंदी में देखा। चलिए, अगर सभी धर्म पर एक जैसे नियम लागू होते हैं तो उससे क्या दिक्कतें आएंगी, उसको आप डिफाइन नहीं कर पा रहे दानिश भाई। मैं आपके पास फिर से वापस आऊंगी, लेकिन स्नेहल जी को जोड़ना चाह रहे हैं। स्नेहल जी, क्या सवाल था आपका? मुझे कहना है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसल्लमीन पार्टी के दानिश जी है, जहां तक मैं जानता हूं, तो पार्टी का जो मूल है, उनका उद्देश्य है कि मुसलमानों का उत्थान करना। अगर मैं शायद गलत हूं तो मुझे सुधारे दानिश जी। तो वो चीज जो है, तो जी प्लीज बोलिए। नहीं, आप खत्म कर लीजिए जनाल जी, आप, मैं पूरा रिप्लाई दूंगा, आप पूरी बात खत्म कीजिए। जी, नहीं तो मैं वही कहना चाहता हूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किस देश में है, वो आप मुझे बताएं। आज उन्होंने बहुत अच्छी तरह बहन को कहा कि भाई आज लोकतांत्रिक देश है, तो हम इस लोकतंत्र की जो बात है उसके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहे हैं। और बाबा साहेब जी के बनाए हुए ये जो संविधान है, उसकी मैंने जो आपको शुरुआत में ही कहा कि उसके अंदर आर्टिकल 44 ऑलरेडी है कि उसमें हर एक राज्य को भी वो एक निर्देश दिया गया था कि भाई आप आपके सिटीजन्स के लिए एक यूनिफॉर्म कायदा बनाएं। ना कि मैं ये हिंदू हूँ, भाई साहब मुसलमान है, कोई और ज्ञाति का कोई हुआ तो उस हिसाब से हम नहीं चल सकते, क्योंकि भारत की एकता अखंडता और ये जो भारत का ये जो लोकतंत्र है, उसके लिए इस प्रकार का एक समांतर कानून लाना बहुत ही आवश्यक है। अब बात ये होती है कि खास करके एक वर्ग है। स्नेहल जी, इस कानून के बिना भी भारत अखंड है। इस कानून के लाने के बाद क्या बदल जाएगा, ये मुझे जानना है। नहीं, यही मैं कहना चाहता हूं कि कानून के लाने के बाद एक चीज, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमने उत्तराखंड में देखा कि हर एक का समान हक होना चाहिए। खास करके आज आप हमारी पैनल पे आज 2 महिलाएं हैं, एक आप है, ज्योति बहन है हमारे। तो एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा, दानिश जी भी एक्सेप्ट करेंगे कि उसमें एक प्रावधान है कि अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में भी रहता है तो उसकी भी वहां पर जो है वो नोटिंग करवानी पड़ेगी, उसकी इस प्रकार से वहां पे इत्तलाह करवानी पड़ेगी। वो बहुत जरूरी है ताकि कल जाकर किसी लड़की के हमें पार्ट्स कटे हुए फ्रीज में ना मिले और उसके साथ कौन दरिंदा वेश बदल कर रह रहा था वो हमें पता चले। तो ये बहुत ही जरूरी है हम सबकी, भारत की बेटियों के लिए ये बहुत ही जरूरी है, चाहे वो किसी जाति धर्म समुदाय की हो। तो ये एक छोटी सी बात मैंने कही, तो ये समानता लाने की बात है। तो ये जो फायदा है जो बहनों को होगा, बेटियों को होगा, ये यूसीसी का एक मात्र मतलब फायदा नहीं, बहुत सारे फायदे हैं। ये उनमें से एक फायदा है जो मैंने आपको कहा। आगे जाकर जो अलग अलग, मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट अलग है, हिंदू के लॉज शायद अलग हो सकते हैं। इस प्रकार से जो अलग अलग जाति धर्म समुदाय के जो कायदे कानून की बात थी, उस सब की जो नेगेटिव पॉइंट्स थे उसका अध्ययन करके सरकार ने इस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया है। और ऐसा नहीं है कि एक दिन में ये हो जाना है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ही थॉटफुल प्रोसेस से बहुत ही अच्छी कमिटीज बनाकर इसका गठन किया गया है। इसको लागू करने का काम उत्तराखंड ने किया है और मैं बहुत ही खुश हूं और उत्तराखंड की जनता को मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि उनके राज्य में ये पहले इम्प्लीमेंट हो गया और आगे जाके मैं चाहता हूं कि भारत के हर एक राज्य में ये इम्प्लीमेंट हो और अक्रॉस इंडिया हिंदू मुस्लिम
ईसाई सब एक ही कानून की जो हमारी भारत का कानून है, एक ही संविधान जो हमारे परम पूज्य बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने बनाया है, उसके आधार पर हम चले, उसको हम मूल मान के चले, ना कि मैं किसी ज्ञाति का हूं तो मेरे अलग एक्ट होंगे, ना कोई अलग ज्ञाति का है तो उसके अलग एक्ट होंगे। ये सब छोड़ के हमें ये एक छत्र जो हमें बाबा साहेब आम्बेडकर ने दिया है, उसके नीचे आकर इस प्रकार से हम आगे बढ़े। इसमें ये यूसीसी जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जी चलिए देखेंगे, क्योंकि लिव इन के रजिस्ट्रेशन से फ्रिज में टुकड़े मिलने का कोई संबंध दिखता नहीं है, क्योंकि वहां धर्म नहीं होते हैं, वहां एक ही धर्म के अलग अलग लोग नहीं वो लव होते हैं। जिहाद का मयूरिका जी वो लव जिहाद का ही किस्सा था, वो लव जिहाद का ही किस्सा था। और जो नाम बदल कर रह रहा था, लव जिहाद वाले नहीं है, लिव इन रिलेशनशिप पे रहने वाले और फ्रिज में टुकड़े वाले मिलने वाले सारे मामले लव जिहाद की नहीं है। लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जो हलाला है या ज्यादा शादियां करने का मामला है। अगर ये सारी चीजें सेटल होगी तो शायद मुस्लिम महिलाओं को जरूर फायदा हो सकता है और उन्हें एक सिक्योरिटी जरूर महसूस हो सकती है। दानिश भाई के पास चलूंगी। दानिश भाई, हलाला जैसी जो प्रक्रिया है या एक शादी से ज्यादा शादियां मुस्लिम वर्ग के लोग कर सकते हैं, ये सारी चीजें अगर यूसीसी में आए तो क्या ऐतराज हो सकता है? यहाँ तक कि संपत्ति का मामला है, बेटा बेटी को समान हक मिलने चाहिए, माता पिता को संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए। ये सारी चीजें काफी अच्छी हो जाएगी अगर यूसीसी में सारे धर्म आ जाते हैं। क्या ऐतराज हो सकता है इस पर, दानिश जी? देखिए, सबसे पहले तो स्नेहल जी ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात कही है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की जहां तक बात है, तो केंद्र की शिवसेना वाली पार्टी जो है उनके अलायंस का हिस्सा है, जिसकी बदौलत केंद्र में सरकार है। तो शिवसेना क्या है, उनसे ये पूछ लीजिएगा। इसके बाद अकाली दल की बात की जाए तो अकाली तख्त में से बनी हुई अकाली दल की पार्टी के साथ में भी भारतीय जनता पार्टी का एफिलिएशन रहा है। हिंदू महासभा तो इनकी भगिनी संस्था के साथ में काम कर रही है। तो मैं वही आपको कह रहा हूँ कि आपका सवाल अपनी जगह पे है, लेकिन आप ये बाकी सारी चीजें आप बंद करवाइए पहले कि भाई धर्म के आधार पे जो कोई अगर बात कर रहा है तो पाबंदी लगाई जाएगी। लेकिन आपकी पार्टी नहीं, ये गलत नहीं, एक मिनट, ये गलत है। हम बंद करवाना क्यों चाहेंगे? हम तो कहते हैं आप अच्छा काम कर रहे हैं आपकी कम्युनिटी के लिए, आप जारी रखिए, अच्छा है। और भारत में है, कर रहे हैं, अच्छा है। किसने बंद कराने का काम? आपका जो अगर ये लोगों के काम आए, गरीब मुसलमानों बहनों के काम आए, तो ये अच्छा काम है। जी जी अब मैं आपको आगे जवाब दूं। दूसरे नंबर पे आपने पूछा कि महिलाओं की रादर देन एक से ज्यादा, मतलब मल्टीपल मैरिजेस की जहां तक बात है, आप नेशनल डेटा उठाकर देख लीजिएगा, आपको रेशियो जो है वो मुसलमानों का कम और हिंदुओं का मल्टीपल मैरिज, एक से ज्यादा पत्नियां उनके पास आपको नजर आ जाएंगी। आपको चाहिएगा तो उसका मैं डेटा भी दे दूंगा। दूसरे नंबर की बात, ये तो हो गई उत्तराखंड की या पूरे देश की बात। राज्य सरकार की बात की जाए तो राज्य सरकार में किसी व्यक्ति के पास, किसी पुरुष के पास एक पत्नी है, उसके बावजूद भी वो मैत्री करार के अधीन दूसरी महिला के साथ में रिलेशनशिप में रहता है, तो ये क्या है? ये हलाला नहीं है, ये वो नहीं है, महिलाओं के साथ में उत्पीड़न नहीं है। एक महिला जो आपकी पत्नी है ऑलरेडी, उसके बावजूद भी आप मैत्री करार कर सकते हैं, दानिश कुरैशी कर सकते हैं, स्नेहल जोशी जी कर सकते हैं, लेकिन दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो ये जो ड्यूअल स्टैंडर्ड की बात है ना, मैं आपको बताऊं, पिछले 32 सालों से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब ये जो मैत्री करार का कानून है, इन्हीं दशकों के दौर में आया है। तो आप एक तरफ तो यूसीसी जो कि कंप्लीट नहीं आया, मैं फिर रिपीट करूंगा कि यूसीसी इज एन इनकम्प्लीट यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ उत्तराखंड। जो मैंने आपसे कहा कि ट्राइबल अगर उसमें बाहर है तो आपका एक भी, मतलब पूरे उत्तराखंड की पूरी आबादी का एक भी नागरिक अगर इस यूनिफॉर्म में कवर अप नहीं है तो फिर वो यूनिफॉर्म कहाँ हुआ? ये तो डिस यूनिफॉर्म हो गया या अनयूनिफॉर्म हो गया। अब दूसरे नंबर की बात कि प्रदेश के अंदर में आप भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि भाई हमारा एजेंडा था 370 और यूसीसी, तो मैं ये कह रहा हूं कि यूसीसी को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए बनाए हुए कानून ऑलरेडी आपने एग्जिस्ट करके रखे हैं। तो जो चीजें ऑलरेडी थी नहीं, मतलब मैत्री करार का कानून नहीं था जब तक राज्य सरकार लेकर नहीं आई थी, तो आप जानबूझ के तो चीजों को लेकर के आए। मतलब ये सुविधाएं तो आप बना रहे हैं पुरुष प्रधान व्यक्तित्व की मानसिकता के साथ में, उसके बाद आप सवाल पूछते हैं मुस्लिम समाज से, तो ये मुनासिब नहीं है। रह गई बात आपने हलाला की बात, देखिए हलाला के मामले में मैं आपको कहूं, हलाला को लेकर के बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं। सबसे पहले कुरान के अंदर में हलाला जैसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। कोई व्यक्ति अगर किसी को बेवकूफ बना के
अगर उसका वो करता है, डिस्टॉर्शन करता है, तो वो कानूनन गलत है और उसको जेल में जाना चाहिए। मैं आपसे ये कहता हूं कि इस्लाम के जानकार अगर कोई विद्वान होंगे तो आप पूछिएगा मयूरिका जी कि किसी भी व्यक्ति को, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई शादी करनी है तो क्या डाइवोर्स मेंटालिटी के साथ में कोई शादी करेगा फिर डाइवोर्स लेगा? ये क्लैरिफिकेशन आपके ध्यान में बैठ सकता है? कभी नहीं बैठ सकता। तो इस्लाम में उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन अगर मजहब के नाम पे कोई किसी के साथ में फरेब करता है, वो चाहे किसी भी मजहब का है, मुसलमान भी है, तो उसको जेल में जाना चाहिए। हम इसके पक्षधर हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, कहीं भी फरेब नहीं चल सकता, धोखाधड़ी नहीं चल सकती। ज्योति जी के पास चलूंगी। ज्योति जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आता है, सामाजिक व्यवस्था में क्या बदलाव आप देखती हैं? क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी ने एक राज्य में लागू किया है तो और एक्साइज के बाद हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में अलग अलग राज्यों में भी इसे लागू करने की प्रैक्टिस की जाएगी। ये तय लग रहा है, क्योंकि जब शुरुआत हुई है तो कहीं ना कहीं इस राह पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ सकती है, क्योंकि उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी ये बढ़ चढ़कर कहा था कि एक देश एक कानून होगा। क्या सामाजिक व्यवस्था में बदलाव आप देख रही हैं मैम? मयूरिका, पहली बात तो मैं दानिश जी की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि उसमें ट्राइबल्स को क्यों बाकात किया है, नहीं किया, क्योंकि बराबर। क्योंकि ये फिर वोट बैंक की राजनीति हो गई है। यही इनकी मतलब मंशा बिल्कुल सही है। और उसमें भी अगर आप सिविल लाने की बात कर रहे हो तो वो उसके दायरे में सब आने चाहिए, तभी वो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहला जाएगा। अब चूंकि ट्राइबल्स ने विरोध किया था, उस वक्त लोकसभा के चुनाव सिर पे थे, तो वोट बैंक की चिंता करते हुए उस वक्त सरकार ने उनके लिए यू टर्न ले लिया था। लेकिन ये भी सही नहीं है, क्योंकि अन्याय तो वहां भी औरतों के साथ होता ही है, क्योंकि ट्राइब्स में भी तकलीफें अपनी है, खास करके जो महिलाओं के साथ अन्याय होते हैं। अब जैसे वैसे मुझे दानिश जी की असहमति भी समझ में नहीं आई कि उन्हें उनका धर्म पालन करने की स्वतंत्रता है, उन्हें वर्शिप करने की स्वतंत्रता है। जो बदलाव लाए गए हैं वो सामाजिक, खास करके शादी के, तलाक के और वसीयत के मतलब बारे में लाए गए हैं। और वहां पर ही ये इन्हीं चीजों में औरतें सबसे ज्यादा सफर कर रही थी, क्योंकि देखिए जहाँ भी ये मल्टीपल शादी के रिवाज है तो वहां पर दिक्कत ये होती है कि वहां औरत की सोशल वैल्यू तो कम हो ही जाती है, क्योंकि तू नहीं तो और सही ये वाला हो जाता है। तो पत्नी का जो एक सामाजिक दर्जा होना चाहिए वो नहीं रहता है। दूसरा था शादी की उम्र। तो शादी की उम्र में भी ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसमें बहुत छोटी है, 15 साल की आयु तय मानी गई है। लेकिन हम जानते हैं कि साइंटिफिकली भी 18 साल और मैं तो कहती हूँ 20 साल तक लड़की सोशली तैयारी नहीं होती है जिम्मेदारी उठाने के लिए शादी की, क्योंकि शादी सिर्फ शरीर से लेना देना नहीं है कि प्यूबर्टी आ गई तो वो शादी के लायक और बच्चे जन्मने के लायक हो गई, लेकिन वो एक सामाजिक जिम्मेदारी लेने की भी उम्र होती है, क्योंकि शादी के साथ गृहस्थी की जिम्मेदारियां आती है। दूसरी बात कि जो शरीयत के कानून बनाए गए थे तो वो किस जमाने में मतलब उस हिसाब से बनाए गए थे, वो जानते हैं दानिश जी बेहतर कि उस वक्त 4 शादियों का रिवाज क्यों आया था और ऐसे ही कम उम्र की शादी में रिवाज क्यों आया था। वैसे ही हलाला का भी रिवाज इसलिए आया था ताकि इंसान तलाक देने से पहले 100 बार सोचे कि भाई उसको अगर गलती से गुस्से में दे रहा होगा तो वो वापस अपनी पत्नी को पाना चाहेगा तो उसे हलाला से गुजरना होगा। तो वो एक्चुअली लाया गया था बैरियर के तौर पे, लेकिन फिर अब उसका मतलब मिसयूज ज्यादा हो रहा है और उसकी वजह से सफर तो आखिरकार एक औरत ही होती है। दूसरी के वसीयत में भी अब तक मतलब जो बेटा बेटी का जो इक्वल दर्जा है तो वो उसमें नहीं था, तो औरतों को मतलब संपत्ति का कोई अधिकार नहीं था, तो वो भी उन्हें मिल रहा है। हाँ, वो जब नेहर की जो रकम दी जाती है जब तलाक होता है, लेकिन वो उसके जीवन यापन के लिए सही नहीं होती है। तो ये जो सामाजिक चीजें थी तो वो अब धार्मिक संस्थाओं के बदले अगर कानूनी संस्थाओं के हाथ में आ जाती है तो वो दिक्कत कहाँ है। अब तक मतलब उनकी धार्मिक संस्थाएं तय करती थी कि भाई इतना उसको मेहर मिलेगा या ये तलाक 3 बार बोल दिया तो हो गया, ये सब मतलब उनके उसमें आ जाता था। अब उसको एक कानूनी संरक्षण प्राप्त हो रहा है महिला को। इन सब
चीजों में। तो बिल्कुल, वहां पर बिल्कुल। दिक्कत जी। किस जगह है वो समझ में नहीं आ रहा है मुझे। जी, दानिश जी, शरीयत में अगर थोड़ा-सा बदलाव, संविधान में भी हम बदलाव कर रहे हैं ज़रूरत के हिसाब से। शरीयत में अगर थोड़ा-सा बदलाव होता है, तो क्या दिक्कत हो सकती है? पर्सनल लॉ बोर्ड अगर क्यों एक देश है जो एक कानून से चलना चाहिए, तो पर्सनल ये जो नियम कायदे बने हैं, वो क्यों बदलने नहीं चाहिए? देखिए, मैं आपसे एक बात कहूँ कि किसी भी मुल्क में, दुनिया के किसी भी मुल्क में मज़हबी जो कि वो है, वो रिलीजियस ग्राउंड वो अपना पर्सनल है। कॉन्स्टिट्यूशन की जहाँ तक बात है, मैं आपको कहूँ कि क्रिमिनल लॉज़ जो है हमारे देश के, उसमें हमने ये नहीं कहा कि भई कोई व्यक्ति अगर हिंदू है, तो उसके लिए सज़ा अलग है, और जो व्यक्ति मुसलमान है, तो उसके लिए सज़ा अलग है। तो क्रिमिनल लॉज़ जो हैं हमारे, वो बिल्कुल इक्वल हैं। सिविल राइट्स की जहाँ तक बात है, तो सिविल राइट्स का तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि सिविल राइट्स के अंदर में तो नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए या साउथ में आप बात की जाए, तो साउथ में मामा भांजे की शादी हो सकती है, नॉर्थ ईस्ट में ये सारे मामले हो सकते हैं। बाल विवाह की बात कही बहन ने, हमारी ज्योति बहन ने, तो बाल विवाह के भी अगर डेटा आप देखेंगे, तो सबसे पहले तो एक लॉ वो करता है एग्जीक्यूट कि भाई 18 साल से कम उम्र की नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी बाल विवाह का भी रेशियो आप देखेंगे तो मैक्सिमम राजस्थान, उसके बाद यूपी और मध्य प्रदेश, ये स्टेट के अंदर में आप देखेंगे क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और वहां पे और सारी चीजें चल रही हैं। तीसरे नंबर की बात आपने कही कि इसके अंदर में सुधार की बात, देखिए रिलीजियस के मामले में कोई सुधार नहीं हो सकता। मैं आपको एक बात कहूँ, सवाल आके ये खड़ा है, दो चीजें निकल के आती हैं कि जब आप रिलीजियस ग्राउंड की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ शादी का जो मामला है, हमारे यहाँ शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। हिंदू समाज के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो तो 7 जन्मों का साथ है। तो दो चीजें इक्वल कैसे हो सकती हैं? हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट इसलिए है कि भाई आप, दुनिया में सिर्फ एक इस्लाम ऐसा है जिसने कॉन्सेप्ट दिया कि अगर आपका तालमेल नहीं बैठ रहा है, तो आप अलग भी हो सकते हैं। बाकी का कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए, आपको क्रिश्चियनिटी में भी आपको शादी का कॉन्सेप्ट नहीं था, हिंदुइज्म के अंदर में तो कुछ था ही नहीं। ये सारी चीजें तो बाद में लेकर के आए। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इन चीजों को आप मॉडिफिकेशन करने की बात कर रहे हैं, तो ये तो सारा जो हमारा रिलीजियस ग्राउंड है, कल को तो आप ये कहेंगे कि आप मस्जिद में भी मत जाए, भाई क्यों नहीं जाए? हमारी जो धार्मिक इजाजत है, हमारी जो धार्मिक बाउंड्रीज है, उसमें हम किसी को इंटरवेंट क्यों करेंगे? मैं तय करूंगा कि भाई मुझे क्या करना है। दूसरा, कि बहन ने बात की शादी के एज की, तो मैं आपको बताऊं, जापान जैसे देश के अंदर में 16 साल की उम्र में बच्चियों की शादी होती है, ईरान में 13 साल की उम्र में शादी होती है, और इसके अलावा भी एक नाम मैं और भूल रहा हूँ, ये भी सेक्युलर स्टेट है जिसके अंदर में 14 साल की उम्र में शादी होती है। इसलिए ये जो आपका पैरामीटर है कि भाई ये जो एज कम है, तो मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इन चीजों को कहीं ना कहीं डेफिनेशन तरीके के तौर पे डिफाइन किया गया है। हाँ, रह गई बात, हमारे देश में बच्चियों की शादी क्या उम्र में होनी चाहिए? जरूरी नहीं है कि हम 13 साल में, 15 साल में, क्योंकि बच्ची ना शारीरिक रूप से तैयार होगी ना मानसिक रूप से तैयार होगी। देखिए देखिए, मैं आपको एक बात ये कहूँ कि बदलाव हमारे यहाँ होने जो चाहिए, हमारा, वो क्यों एक्सेप्ट नहीं किए नहीं जा रहे? वो बिल्कुल, एक्सेप्ट होने चाहिए, उसमें कोई मैं जवाब तकलीफ दूं नहीं आपको। होनी चाहिए सर जी। हमारे पास मेडिकल ग्राउंड के, देखिए बहनों की जहां तक बात है, बच्चियों की जहां तक बात है, मेडिकल ग्राउंड के ऊपर हमारे देश में फिटनेस का एक एज क्राइटेरिया बनना चाहिए, और उसके मुताबिक एज तय होनी चाहिए कि भाई 16 साल हो, 17 साल हो, 18 साल हो, 19 साल हो, 20 साल हो, 21 साल हो। महज इलॉजिकली आइडिया के साथ में कि भाई 21 साल कर दीजिए और 25 साल कर दीजिए, जैसा मोदी जी अपने भाषण में कहते हैं कि 6,000 करोड़ दे दूं, 70,000 करोड़ दे दूं, ऐसा नहीं होता। आपको साइंटिफिकली स्टैंड बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको वही कह रहा हूँ कि आप बहनों का जो, महिलाओं का जो, बच्चियों का जो एज का जो फैक्टर है, उसको आपको इस तरह से डिफाइन करना पड़ेगा कि भारत के अंदर में जिस तरह की स्थिति है, उसमें फिटनेस का रेशियो क्या है, उसके मुताबिक आप बढ़िए। मैं आपको बताऊं कि अगर सेंसेशनल तौर पे बात की जाए, तो व्यक्तिगत तौर पे कोई बहन या कोई बच्ची ऐसी भी हो सकती है जिसकी फिजिकल कंडीशन 20 साल की उम्र में भी ठीक ना हो, 24 साल की उम्र में भी ठीक ना हो, वो एक अपवाद रूप में अलग किस्सा हो गया। लेकिन इन जनरल जब हम बात करते हैं, तो हमारे यहाँ पे जो ग्रेड रेशियो, हमारे यहाँ देखिए महिलाओं के साथ में जो घटनाएं घटती हैं, हर 1 मिनट के अंदर में बलात्कार हो रहे हैं, इसके ऊपर फोकस होना चाहिए। इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, और इसको कंट्रोल करने के लिए खास करके इलिटरेसी हमारे यहाँ रेशियो में इतनी है कि हमारे यहाँ इस तरह की व्यवस्था बनती है, तो सोसाइटी, हमारा भारत का जो कल्चर है, भारत की सोसाइटी में ये हमारा अमूमन, और तमाम समाज की बात कर रहा हूं मैं, हिंदू समाज की, मुस्लिम समाज की, तमाम लोगों की, इंसान ये सोचता है कि मैं अपनी बच्ची का विवाह करके बिल्कुल निश्चिंत हो जाऊं, ताकि वो अपने घर की हो जाए, और यही सोच आदमी की है। लेकिन उसमें फिजिकल फिटनेस के साथ में हम क्या एज क्राइटेरिया बनाएं, ये तय होना चाहिए, बजाय इसके कि मोदी जी ने कह दिया तो 20-21 साल की उम्र रहेगी, ये ठीक नहीं है।
हम ठीक है आप तो लॉजिकल साथ आगे बढ़िए। कम है जी। दानिश भाई, मोदी जी ने कहा, या ऐसा तो 18 साल उम्र पहले से, काफी पहले से हमने तय कर रखी है। खैर, वक्त कम है, स्नेहल भाई के पास चलूंगी। स्नेहल भाई, अनुसूचित जाति वाली जो बात उठाई, दोनों हमारे पैनलिस्ट ने उठाई कि आपने उस कैटेगरी को क्यों छोड़ दिया। वैसे तो अगर आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो मुस्लिम कहेंगे कि हमें नहीं यूसीसी फॉलो करना, तो क्या आप उन्हें निकाल देंगे, क्योंकि आप उनसे भी वोट लेते हैं। अगर कोई और राज्य में जाएंगे तो वहां आदिवासी कैटेगरी में, यूसीसी में नहीं जाएंगे, तो क्या आप उन्हें निकाल देंगे कैटेगरी से? बताइए स्नेहल भाई। जो मेरे भाई दानिश जी ने कहा, मैं इसका जवाब देने से पहले आधा मिनट उसके बारे में कहना चाहूंगा कि अगर देश में ऐसा कोई एक सर्वे हुआ और तय हुआ, तो क्या आप अपने धर्म की दुहाई देकर उसको ना कबूल करोगे या कबूल करोगे? वो एक चीज है। और एक मुझे आपत्ति है कि उन्होंने कहा कि मैं मस्जिद में भी नहीं जा सकता। ये बहुत ही एक एक्सट्रीम वाली बात है कि आज भारत में इस प्रकार के बयान एक डिबेट में देने के बाद, सुनिए ना भाई साहब प्लीज, मैं शांति से सुन रहा था, सुनिए। आपने कहा कि क्या हम कल जाके मस्जिद में भी नहीं जा सकते? ऐसा किसी ने कहा नहीं, ऐसा कभी होना नहीं है, क्योंकि ये भारत भूमि का सार्वभौमत्व जो है उसे प्रोटेक्ट करने का काम भाजपा की सरकार ने किया है और आगे वाले समय में करेगी। अगर आपको महिलाओं से समान है तो आपने 3 तलाक का विरोध क्यों नहीं किया था कि एक व्हाट्सएप पे किसी महिला को तलाक 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 करके मैसेज भेजकर आप उसके तलाक दे दे? ये कहाँ का नियम है भाई साहब? वो किसी भी कम्युनिटी भाई, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली थी दानिश कुरैशी ने, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली थी दानिश कुरैशी ने, आप पता कर लीजिएगा। जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं आपको भाई साहब और कह रहा हूं कि अगर आप ये इसके बीच में धर्म को लाकर ये जो अगर बात करेंगे और लोगों को अगर आप मिसगाइड करेंगे तो होना है। अब मूल बात पे आते हैं कि जो ट्राइबल्स की बात, जो ज्योति बहन का भी कंसर्न था, आपका भी है और सारे देश का भी ये कंसर्न है कि अगर हम यूसीसी को लागू करेंगे तो ट्राइबल कम्युनिटीज की जो समस्याएं है उसे किस प्रकार से हल किया जाएगा। तो मैंने इसमें भी देखा कि उत्तराखंड की अगर बात करें तो हमने ऐसा देखा है कि भाई ये जो अपना लागू करने का जो पद्धति है उसमें जो, जैसे मैंने पहले कहा कि उसमें कई सारी अड़चने आना है और वो लाजमी है, कोई भी चीज को लागू करने में अड़चने आती है। तो इसके भी लिए समाज से विमर्श करके, बात करके, उसके जो अनुसंधान में जो भी राज्य को जो कदम उठाने होंगे और जो बदलाव करना जरूरी लगेगा उस समाज के उत्थान के लिए, क्योंकि चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या और कोई भी धर्म का हो या वो आदिवासी हो, सब अपने लिए भारतीय है और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास में मानने वाली पार्टी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से भी पूरे देश के लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि आगे जाकर भी ट्राइबल भाइयों बहनों के भी जो प्रश्न है उन्हें भी एड्रेस किया जाएगा। कानून में जो प्रावधान लाने होंगे, कानून में जो प्रावधान बदलने होंगे, उसका भी एड्रेस किया जाएगा। और मुझे आशा है कि दानिश भाई जैसे उनके समाज के जो नेता है वो लोग भी उनके समाज को सही राह पर और सही उनको सलाह देकर ये जो कानून लाकर अपने भारत का, जैसे मैंने कहा कि भारत की दृढ़ता के लिए बहुत ही जरूरी है, तो एक देश एक कानून बनेगा, ऐसी मेरी भी आशा है जी। चलिए ठीक है, वक्त कम है हमारे पास और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे लग रहा है हमने एक हेल्दी डिस्कशन किया है कि हम यूसीसी पर कैसे जा सकते हैं और किन बदलावों के साथ जा सकते हैं कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत शुक्रिया सारे व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को हमेशा जुड़ते रहना चाहिए क्योंकि ये सारी बातें आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। हम रील देखने में बहुत सारा वक्त बिता देते हैं, लेकिन ये जानकारी वाली बातें सभी के साथ शेयर करना जरूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।